अपनी बात चल रही थी यहाँ पे संसारी जीव के भेद प्रभेदों की बात चल रही थी। उनमें जीव के कितने भेद किए? 2। कौन कौन से? संसारी और मुक्त। और दूसरी टाइप से जो भेद किए वो कौन से भेद थे? हाँ, संपूर्ण जीवों को 2 भाग में बांटना है। संपूर्ण जीवों को तो या तो समनस्क और अमनस्क या फिर संसारी और मुक्त। तो यहाँ हम संसारी और मुक्त, ये हमारे लिए ज्यादा मतलब कॉमन शब्द हैं, वो उन शब्दों के आधार पे अब संसारी जीवों के भेद प्रभेद यहाँ बता रहे हैं। संसारी जीव कितने प्रकार के हैं? संसारी जीव कितने प्रकार के हैं? कौन कौन से? त्रस और संसारिणस, त्रस स्थावरा। संसारी जीव 2 प्रकार के हैं, त्रस और स्थावर। जीव तत्व के जीव हैं, जीव और अजीव हैं, फिर जीव के संसारी और मुक्त। हाँ, संसारी के स्थावर और त्रस, ये स्थावर के 5। बढ़िया। त्रस के ये और किसी ने किए? फिर ये सैनी, फिर 5 इंद्रिय वालों के सैनी और असैनी। बढ़िया, ऐसे होगा ना। एक और बताया ना, 2 कहे थे ना, 2 तरह से। एक तो जीव के वे संसारी और मुक्त, समनस्क अमनस्क। नहीं, ये संसारी के नहीं है, 5 इंद्रिय के पूरे नहीं, पंचेंद्रिय के भी हैं। पंचेंद्रिय के होंगे, सैनी और असैनी। अच्छा, ये गलत हो गया। नहीं, गलत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो बात बताई है ना, देखिए, बैठिए, आप बैठिए, मैं देखती हूँ। सब बातें करने लग जाते हैं ना। देखिए, यहाँ यद्यपि समनस्क और अमनस्क पंचेंद्रिय जीवों के भेद हैं। अपन को आज तक जो अपन ने पढ़ा है संघीय और असंघीय पंचेंद्रिय, और ये सही है, गलत नहीं है। पंचेंद्रिय जीवों के 2 भेद हैं, एक समनस्क और एक अमनस्क, सैनी और असैनी। लेकिन यहाँ जो भेद किए हैं तत्वार्थ सूत्र में या दूसरे अध्याय में, यहाँ सबसे पहले जीवों के जो भेद किए वो समनस्का मन संसारिण मुक्ताश्च, फिर संसारी जीवों के पहले भेद किए समनस्का मनस्का, और फिर भेद किए संसारिणस त्रस स्थावरा। ये संसारी जीव 2 प्रकार के हैं। पूरे के पूरे संसारी जीवों को 2 भागों में बांट दिया। पूरे के पूरे संसारी जीवों को 2 भाग किया, एक तो समनस्क और अमनस्क, या फिर दूसरा टाइप से करेंगे तो त्रस और स्थावर। तो जब त्रस और स्थावर भेद करेंगे तो समनस्क और अमनस्क किस में जाएंगे? पंचेंद्रिय वाले भेदों में, जो आपने बनाया ना वैसे। और नहीं तो हम 2 टाइप से भेद करेंगे जो आपने बनाया है, कि पहले संसारी जीवों के 2 भेद कर दिए, एक समनस्क और अमनस्क, और दूसरी तरह से संसारी जीवों के भेद किए त्रस और स्थावर। आपने बनाया सही, इसके हिसाब से अपने गलत नहीं है, लेकिन मैं सबको बताना चाह रही थी इसलिए। तो ये संसारी जीवों के 2 भेद हो गए, समनस्क और अमनस्क। ये जो आपने किया ना, ये गलत हो गया। समनस्क के 2 भेद कर दिया आपने, सैनी और असैनी। समनस्क तो सैनी ही है। अब अमनस्क के भेद 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, और पंचेंद्रिय में असैनी, वो अमनस्क के भेदों में जाएंगे। वो 2 टाइप से हमने भेद किए ना। अब इनका देखना, इन्होंने 2 टाइप से किए। उस दिन मैंने बताया था ऐसे 2 टाइप से। देखिए, जब समनस्क आप ये तो अपन इसके हिसाब से, वरना अपना सीधा सिंपल वही है, त्रस और स्थावर भेद करो और सीधे सीधे भेद कर दो, वही रख लो आप, तो ठीक है। हाँ, आपने भी ऐसे ही किया है, आशा आंटी ने भी वैसे ही बनाया, बढ़िया। अब ये जो 1 इंद्रिय ना, इस 1 इंद्रिय में 5 स्थावर, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। हाँ, वो त्रस और स्थावर में तो किया है इधर। चलिए देख लो। हाँ, बढ़िया। हाँ, तो यहाँ पर अपनी बात चल रही थी, त्रस स्थावर सरल है। 1 इंद्रिय जीवों को स्थावर कहते हैं, और 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जीवों को क्या कहते हैं? 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों को त्रस कहते हैं। जो मन सहित और मन रहित का भेद है, ये कौन से इंद्रिय वाले जीवों में होता है? पंचेंद्रिय जीवों में होता है। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के सभी जीव डैश 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 क्या है? अमनस्क, यानी मन रहित ही हैं। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के सभी जीव मन रहित या असैनी या अमनस्क या असंगी, कुछ भी बोलो, चारों में से 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक तो सारे मन रहित ही हैं, उनके मन
होता ही नहीं है। ये मन है या नहीं है, ये ऑप्शन तो पंचेंद्रिय जीवों में होता है। अब गति के आधार पर देखें तो मन सहित और मन रहित का ऑप्शन कौन सी गति वाले जीवों में होता है? अभी तो हमने देखा इंद्रिय वाले जीवों में, तो 5 इंद्रिय जीवों में ये मन सहित और मन रहित का ऑप्शन है। अब गति के आधार पर देखें तो कौन सी गति वाले जीवों में ये ऑप्शन है? देखिए नरक गति सारे मन सहित है, देव गति मन सहित है, मनुष्य गति में भी मन सहित है, पर जो तिर्यंत गति है उनमें ही है। हाँ, तो ये समनस्क और अमनस्क का ऑप्शन केवल तिर्यंच गति में ही है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो 1 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक की जो वैरायटी है, ये वैरायटी भी किस में मिलती है? तिर्यंचों में मिलती है। देव, मनुष्य और नारकी ये तो सब पंचेंद्रिय ही हैं और मन सहित ही हैं, इसलिए इनमें ये भेद है ही नहीं। ये इंद्रियों वाला भेद और ये मन सहित और मन रहित वाला भेद, ये सब तिर्यंच गति के जीवों में पाया जाता है। अब यहाँ से बात चालू हो गई इंद्रियों की, क्योंकि 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय ऐसे बताया ना, तो फिर इंद्रियां कितनी होती हैं? इंद्रियां 5 होती हैं। 5 प्रकार की इंद्रियां, ये कहा था मैंने दूसरा, हाँ, इंद्रियों वाला चार्ट, हाँ वही मैं सोच रही थी दूसरा चार्ट कौन सा कहा था, बहुत दिनों का गैप हो गया ना। 5 प्रकार की इंद्रियां 2 प्रकार की होती है। इंद्रियां 5 कौन कौन सी? बोलिए आशा आंटी। पहली का क्या नाम है? स्पर्श नहीं है, स्पर्शन। स्पर्श तो वो विषय है जिसे वो इंद्रिय जानती है, इंद्रिय का नाम है स्पर्शन। और ये छूना, इसे बोलेंगे स्पर्श। स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श करते हैं, रसना इंद्रिय से रस चखते हैं, ठीक है ना। तो ये इंद्रिय का नाम और उसका विषय, इंद्रिय का नाम है स्पर्शन और स्पर्श है उसका विषय। विषय मतलब वो जिसको जान रही है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रियां 2-2 प्रकार की हैं। 5 इंद्रियां 2-2 प्रकार की। स्पर्शन में 2 भेद, द्रव्य, भाव। रसना में 2 भेद, द्रव्य और भाव। घ्राण में भी 2 भेद, चक्षु में भी द्रव्य और भाव, और कर्ण में भी द्रव्य। 5 इंद्रियां 2 प्रकार की हैं। पंचेंद्रियाणी, इंद्रियां 5 होती हैं। द्विविधानी, ये 5 प्रकार की इंद्रियां 2-2 प्रकार की होती हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। हाँ, यहाँ द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं और भावेंद्रिय किसे कहते हैं, यहाँ परिभाषा नहीं बताई सूत्र में। सूत्र में तो सीधा उनके भेद बता दिए कि द्रव्येंद्रिय के कितने भेद हैं और भावेंद्रिय के कितने भेद हैं। लेकिन यहाँ पर पीछे अपने को परिभाषा दी थी 112 पेज पे। द्रव्येंद्रिय का मतलब है रचना। शॉर्ट में अपन कहें, एक शब्द में कहें तो द्रव्येंद्रिय का मतलब है रचना। रचना मतलब वो बनावट। तो द्रव्येंद्रिय की क्योंकि 2 भेद किए, निर्वृत्ति और उपकरण, ये 2 प्रकार के भेद किए। तो यहाँ रचना बता रहे हैं द्रव्येंद्रिय में, एक तो आत्म प्रदेश उस शेप के बनेंगे, आत्मा के जो प्रदेश हैं, जिस जगह हमारी इंद्रियां हैं उस जगह आत्मा के प्रदेश हैं। आत्मा के प्रदेश शब्द समझ में आता है, मतलब आत्मा है, तो वो आत्मा उस जगह उस शेप की बने। जिस शेप की इंद्रिय है, ऐसी शेप की आंख है, ऐसी शेप की नाक है, ऐसा खुरपे की ये जीभ है, इस टाइप की। तो जिस शेप की जो इंद्रिय है उस शेप की, वैसे तो हमारे शरीर के पुद्गलों की रचना होगी, और उस शेप के हमारे आत्मा के प्रदेश भी तो उसी शेप के बनेंगे। जिस शेप में कान की ऐसी शेप है, मान लो, एक्चुअल शेप तो ऐसी नहीं है, एक्चुअल शेप तो जौ की नली जैसी है, नली टाइप की, लेकिन जो भी मान लो ऐसी शेप है, तो ऐसी शेप में ये शरीर के परमाणु भी इसी आकार के हैं, और इसी आत्मा में, अंदर में ये आकार में है ना आत्मा भी। तो ये जो आकार बना है, देखिए 112 पेज पे बोल्ड वाला जो सेकंड पैरा है, ये इंद्रियाकार पुद्गल और आत्म प्रदेशों की रचना ये द्रव्य इंद्रियां हैं। द्रव्य इंद्रिय का मतलब है उसका आकार, शरीर का, इंद्रियों का आकार, और उसी वैसा का वैसा आत्मा का आकार। तो इंद्रियों के आकार का जो पुद्गल यानी शरीर, और उसी आकार का आत्म प्रदेश, इंद्रियाकार पुद्गल और आत्म प्रदेशों की जो रचना है उसका नाम है द्रव्य इंद्रिय। द्रव्य का मतलब होता है, समझ लीजिए यहाँ पे आकार से लिया। और वैसे हम आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष में जब द्रव्य आश्रव भाव आश्रव द्रव्य बंध भाव बंध लेते हैं, उसमें द्रव्य का मतलब क्या होता है?
हाँ, द्रव्य का मतलब है पुद्गल, कर्म से संबंधित, और भाव का मतलब होता है जीव से संबंधित। यहाँ भी थोड़ा थोड़ा वही अर्थ है। द्रव्य इंद्रिय का मतलब है पुद्गल, शरीर से संबंधित। यद्यपि आत्मा के प्रदेशों की रचना भी उसमें ली है, लेकिन वहां केवल आकार है, आत्मा का ज्ञान वगैरह से उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें केवल आकार। तो वो द्रव्य इंद्रिय जो बाहरी आकार है शरीर का भी और आत्मा का भी। हाँ, इस जगह स्पेशल आकार है ना। अभी स्पर्शन इंद्रिय में द्रव्य इंद्रिय कौन सी है? पूरा शरीर है ना, तो पूरा शरीर इस आकार है, ये द्रव्य स्पर्शन इंद्रिय है। और इसी जगह आत्मा के प्रदेश भी तो इसी आकार में है ना, ये जो शरीर का आकार है। तो ये आत्मा के प्रदेशों का भी जो आकार है वो द्रव्य इंद्रिय उसको कहेंगे। आत्मा के प्रदेश भी उसी रूप में है ना भाई। हमारी द्रव्य इंद्रिय कौन सी है? तो ये स्पर्शन इंद्रिय। तो जिस आकार में शरीर है उसी आकार में आत्मा के प्रदेश है, ये द्रव्य। वो बस आकृति को कहा है द्रव्य, इससे कोई कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आकृति को द्रव्य कहा है, इससे हमारे ज्ञान में मान लो किसी का आकार कैसा भी हो, किसी की नाक तीखी हो कि भौटी हो, चपटी हो, उससे उसके ज्ञान में, श्रद्धा में, सुख में क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इसका नाम है ये द्रव्य इंद्रिय। इससे कोई फर्क किससे पड़ेगा? वो भाव इंद्रिय से, कि आंख, नाक कैसी भी हो, आंख कैसी भी हो, लेकिन देखने की शक्ति कैसी है, कितना दूर का आप देख सकते हो, कितना पास का आप देख सकते हो, उससे फर्क पड़ेगा। आंख के तीखी कैसे भी हो, उससे क्या फर्क पड़ना है? छोटी हो, मोटी हो, हाँ, वो चीज अलग है। वो इसलिए मतलब जो फर्क पड़ता है वो भाव इंद्रिय से पड़ता है। द्रव्य इंद्रिय तो खाली रचना है, उससे कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं। तो ये परिभाषा आपको याद करनी है। इंद्रियाकार पुद्गल और आत्म प्रदेशों की रचना द्रव्य इंद्रियां हैं। बोलिए एक बार, इंद्रियाकार, मैं बोलती हूँ मेरे पीछे बोलिएगा। इंद्रियाकार पुद्गल और आत्म प्रदेशों की रचना द्रव्य इंद्रियां हैं। इंद्रियाकार पुद्गल और आत्म प्रदेशों की रचना द्रव्य इंद्रियां हैं। द्रव्य इंद्रिय के दो भेद यहाँ सूत्र में बताए गए हैं, निर्वृत्ति और उपकरण। निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम। बोलिए, निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम। निर्वृत्ति और उपकरण, संधि विच्छेद बता दिया था शायद उसे, हाँ बता दिया था। निर्वृत्ति का ये ई, ती का ई, और उपकरणे, उपकरण का उ, तो वो आधा तय और यू बन गया उसका, निर्वृत्त्युपकरणे। द्रव्य इंद्रिय के दो भेद हैं, एक निर्वृत्ति और एक उपकरण। अब ये निर्वृत्ति क्या है और उपकरण क्या है? निर्वृत्ति शब्द समझ में आ रहा है? बोलिए, निर्वृत्ति और उपकरण, ये दोनों क्या है? द्रव्य इंद्रियां। देखिए नीचे, नाम कर्म से जिसकी रचना हो उसे निर्वृत्ति कहते हैं। नाम कर्म से रचना हो मतलब वही निर्वृत्ति का मतलब है, वही रचना, आकार। अब ये निर्वृत्ति भी दो प्रकार की है और उपकरण भी दो प्रकार के हैं। अगर इसका भी आप चार्ट बना लेंगे तो आपको समझ में जल्दी से आ जाएगा। इंद्रियां भले ही आप द्रव्य भाव अभी एक रूप में बना लीजिए, द्रव्य इंद्रिय भाव इंद्रिय कॉमन रूप से। 5 इंद्रियां तो नाम अलग ही हैं, तो एक बार इंद्रियां, फिर उसके द्रव्य और भाव, ऐसा। फिर द्रव्य इंद्रिय के दो भेद, निर्वृत्ति और उपकरण। फिर निर्वृत्ति के दो भेद, निवृत्ति के दो भेद, बाह्य निवृत्ति और अभ्यंतर निवृत्ति। और उपकरण के भी दो भेद, बाह्य उपकरण और अभ्यंतर उपकरण। समझ में आ गया? बनाऊं मैं? बन जाएगा। अभी आप स्पर्शन रचना ध्यान इसको छोड़ दीजिए, सीधा एक सिंपल वाला बनाइए। इंद्रियां, फिर दो भेद, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। द्रव्य इंद्रिय के दो भेद, निवृत्ति और उपकरण। फिर निवृत्ति के दो भेद, बाह्य निवृत्ति, अभ्यंतर निवृत्ति। उपकरण के भी दो भेद, बाह्य उपकरण और अभ्यंतर उपकरण। अभी फिर भावेंद्रिय के फिर अभी अपन करेंगे पढ़ते समय, फिर वो भावेंद्रिय वाले कॉलम में भावेंद्रिय के करेंगे।
अभी ये अभ्यंतर मतलब आंतरिक उपकरण, वो तो वही नाम है दोनों के, बस बाह्य और आंतरिक इतना है। देखिए, तो निवृत्ति किसे कहते हैं कि जो रचना है उसे निवृत्ति कहते हैं। अब रचना दो चीजों की, क्योंकि हमने निवृत्ति में पढ़ा है, द्रव्येंद्रिय में पढ़ा है शरीराकार पुद्गल और आत्म प्रदेशों की रचना। दो बातें हैं, शरीर के आकार का जो पुद्गल है, उस इंद्रिय के आकार, इंद्रियाकार जो पुद्गल है उसके वो, और उसी जगह आत्म प्रदेशों की रचना। तो एक को लेंगे बाह्य में, एक को लेंगे अभ्यंतर में। देखिए, आत्म प्रदेशों की, मिल गया ना सबको 112 पेज पे। आत्म प्रदेशों की चक्षु आदि इंद्रिय के आकार रूप रचना अभ्यंतर। हम अब कॉमन सेंस से देखें, हमने दो बातें पढ़ी है, एक तो है इंद्रियों के आकार की शरीर की रचना, पुद्गल की रचना, और दूसरी है आत्मा के प्रदेशों की रचना। तो कौन सी बाह्य में जानी चाहिए, कौन सी अभ्यंतर में जानी चाहिए? पुद्गल की जो है वो बाहरी में जाएगी और आत्मा की जो चीज है वो अंतर में जाएगी। तो जो बाहर में शरीर का आकार है, ये आंख का जो बाहर का आकार, बाहर का नहीं, ये बाहर का तो उपकरण में जाएगा, मतलब आंख का जो उस समय मैंने उस दिन बताया था आपको, आंख का आकार क्या है, एक्चुअल आंख का आकार, एक्चुअल नेत्र इंद्रिय का आकार क्या है डॉक्टर्स के हिसाब से भी, रेटिना जो होता है ना वो मसूर की दाल के बराबर। ये पांचों इंद्रियों के जो एक्चुअल आकार है हमारे जिनवाणी में भी बताए गए हैं और डॉक्टर्स भी उसको वही मानते हैं। जैसे अभी मैंने बताया इसका जौ की नली के समान, कर्ण इंद्रिय का, आंख का मसूर की दाल के समान है, जीभ का खुरपे के समान है, घ्राण इंद्रिय का कोई फूल का नाम स्लिप हो रहा है, फूल के, तो मतलब आत्म प्रदेश उस आकार में होते हैं। हाँ, आत्म प्रदेश भी उस आकार में होते हैं। और जो जिसे डॉक्टर्स जो पकड़ते हैं ना, जैसे जो चीज खराब हो जाने से अपने को वो इंद्रिय काम नहीं करती, वो जो एक्चुअल चीज है अंदर, पुद्गल शरीर, उसमें उसका भी वही आकार है जिसे हम रेटिना बोल रहे हैं, जिसमें आंख में देखने की ताकत है, वो मसूर की दाल के आकार का बराबर होता है। तो वो जो मसूर की दाल के आकार का जो पुद्गल की रचना, वो कहलाएगी बाह्य निवृत्ति, और वो मसूर की दाल के आकार रूप आत्मा के प्रदेश हो रहे हैं उस जगह, वो कहलाएगी अभ्यंतर निवृत्ति। समझ में आ गई बात? जिससे शक्ति नहीं, शक्ति नहीं, अभी शक्ति नहीं, वो तो शक्ति तो भावेंद्रिय में जाएगी, पूरी आंख जो बनी है वो भी तो ये भी उपकरण में जाएगी। ये द्रव्येंद्रिय के अपन ने दो वेद की ना, निवृत्ति और उपकरण, जिससे हम आंख कह रहे थे बड़ी को, ये तो अभी उपकरण में जाएंगे, ये उपकरण में। निवृत्ति तो है वो आत्म प्रदेशों की रचना और उसी आकार पुद्गल। तो एक्चुअल जो इंद्रिय है, जिस ये तो सब मान लो जैसे कान की ये चीज हट भी जाए, ये मान लो कोई अपने कट जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी अंदर जो वो पर्दा जिसे बोलते हैं, जिसे हम पर्दा बोल रहे हैं, वो चीज अगर ठीक है तो सुनने का काम हो सकता है। ये क्या है, उसका उपकरण है, ये बाहर का मतलब कवर है, समझ लीजिए। हाँ, कनपट्टी बोलो, कान का पर्दा बोलो, जो भी चीजें हैं, हाँ आभूषण पहनने के जो भी है। आंख उपकरण है तो ये आकार हो गया, ठीक है। इसका अभ्यंतर उपकरण में लेंगे, अभी अपन ने उपकरण पढ़ा ही नहीं, अभी हम निवृत्ति पढ़ रहे हैं। निवृत्ति बड़ी कोई रचना हो गई, हाँ ऊपर की, हाँ, और अंदर ऊपर की नहीं है, तो? निवृत्ति भी हमको दिखनी थी एक्चुअल में, हमें जो दिख रहा है वो उपकरण ही दिख रहा है। अच्छा। निवृत्ति मतलब अंदर जो आंख जिसमें देखने की ताकत है, ताकत को नहीं पकड़ना है, जिसमें देखने की ताकत है वो वाली चीज। मान लीजिए कि इसमें देखने की ताकत है, ये है ना, ये जो चीज है, इसमें देखने की ताकत है, तो इसकी जो ताकत है उसको नहीं देख रहे हम, बस ये जो आकार है, ये जो आकार है, ये आकार को कहा निवृत्ति। अब इस आकार में दो चीजें हैं, एक तो ये मेटल का आकार और इसी जगह आत्मा के प्रदेश भी हैं। तो ये जो मेटल का आकार है, मतलब शरीर का आकार है, ये कहलाएगा बाह्य निवृत्ति, और इसके अंदर ही जो आत्मा के प्रदेश इसी आकार के बने हुए हैं वो कहलाएंगे अभ्यंतर निवृत्ति। दो चीजें हो गई, समझ लीजिए। जैसे कि वो भावेंद्रिय में जाएगी। जैसे अपन ने मसंद बनाई, तकिया बनाया, जैसे अपनी मसंद है और तकिया है, तो एक तो अपन ऊपर से कवर चढ़ाते हैं, वो नहीं, एक जिसमें अपन ने रुई भरी है, तो वो जो अंदर रुई भरी है वो समझ लीजिए आत्मा के प्रदेश हो गए, और जो पहला कवर है उसका वो हो गया वो शरीर की रचना, तो वो बाह्य निवृत्ति हो गई, और अंदर जो रुई भरी है वो अभ्यंतर निवृत्ति हो गई। वो तो एक्चुअल है मसंद जो है,
फिर उसके ऊपर हम दूसरा कवर चढ़ाएंगे, वो जाएगा उपकरण में। अभी उपकरण को अभी पहले निवृत्ति समझ लें, फिर उपकरण पे आएंगे अपन। समझ में आ गई इतनी बात? ये बाहरी जो दिख रहा है ना, ये निवृत्ति नहीं है, ये तो सब उपकरण है। निवृत्ति है अंदर वो आंख की जो एक्चुअल आंख है, जो वो रुई में सॉफ्ट होने की वो जो ताकत है वो हाँ वो भी वो भावेंद्रिय में जाएगी, वो भावेंद्रिय में जाएगी, जो उसकी ताकत है। हाँ वो अलग। ठीक है, अभी पढ़े आगे। आत्म प्रदेशों की चक्षु आदि इंद्रिय के आकार रूप रचना अभ्यंतर निवृत्ति है, और शरीर पुद्गलों की इंद्रियों के आकार रूप रचना होना बाह्य। समझ में आ जाए तो फिर बहुत सरल बात है, मतलब फिर कुछ भी कठिन नहीं है। दो बातें हैं, अगर समझ में आ जाए तो शब्द ऐसे लगते हैं कठिन से, लेकिन फिर कुछ भी नहीं है कठिन। हाँ, बस दो चीजें हैं, आकार, निवृत्ति का मतलब है आकार, एक शरीर का आकार और एक उसी जगह आत्मा के प्रदेश उस आकार। अभी आत्मा के प्रदेश तो आकार लेंगे ही ना, किस गुण के कारण किसी न हर द्रव्य का कोई ना कोई आकार रहता है, किस गुण के कारण? प्रदेशत्व नाम का एक गुण है, उस गुण के कारण हर द्रव्य का कोई ना कोई आकार रहेगा ही रहेगा। अभी हम यहाँ बैठे हैं तो कोई ना कोई आकार में है कि नहीं है, फिर यूं हो जाएंगे तो आकार बदलेगा, ये आकार, तो ये बार बार में जो आकार बदल रहा है, आप समझ लो ये चार इंद्रियों का तो आकार देखने को अपने को सेम सा दिखता है, पर स्पर्श इंद्रिय का तो बदलता ही रहता है ना। अभी यूं कर लिया, फिर यूं कर लिया, कभी ये फैल गई, फिर सिकुड़ गई, आधी पाधी आगे बैठ जाएंगे तो और सिकुड़ जाएगी। नए नहीं आते, रोटेट, चेंज मतलब रोटेट होते हैं, चेंज नहीं होते, चेंज का मतलब तो बदल गए। ये नहीं, ये पूरे शरीर में आत्मा के प्रदेशों का हर समय रोटेशन चल रहा है, हर समय रोटेशन बराबर चल रहा है। तो अभी जो यहाँ आत्मा के प्रदेश तो होते हैं, लेकिन उस जगह वो उस दिन इतनी बात चली थी पैरालिसिस के संबंध में, तो वो उस समय उसके उपकरण में, बाहर की उपकरण में खराबी आ गई, क्योंकि ये ज्ञान जब होता है तो ये बाहर में इन सारी चीजें साधन होने चाहिए, निवृत्ति भी ठीक होनी चाहिए, उपकरण भी ठीक होना चाहिए। कभी कभी उपकरण कुछ खराब हुआ, हल्का खराब हुआ, निवृत्ति ठीक है तो ज्ञान हो सकता है। कभी कभी उपकरण इतना खराब हो गया कि वो निवृत्ति भी काम नहीं दे रही है और भावेंद्रिय भी उसमें फिर काम नहीं दे पा रही है, तो फिर काम नहीं हो सकता। सेल्स तो पुद्गल है, सेल्स तो पुद्गल है, ये तो आत्मा के प्रदेश रोटेट होते रहते हैं, स्थिर नहीं रहते ऐसे। आत्मा के प्रदेश पूरे शरीर में निरंतर हर समय रोटेट होते हैं, ऐसा नहीं कि ज्ञान अकेला यही है, सब जगह। प्रदेश नहीं बढ़ते, आत्मा के प्रदेशों में फैलने सिकुड़ने की शक्ति होती है। अपने एक सूत्र आएगा 5वें अध्याय में, प्रदेश संगार सर्पाभ्याम प्रदीपवत। जैसे दीपक का प्रकाश, दीपक को हम इतने से बॉक्स में रखें, मटके में रख देंगे तो उतने में फैलेगा, और इस कमरे में रख देंगे तो पूरे कमरे में फैल जाएगा। ऐसे कैसे आत्मा के प्रदेश हैं, जिस आकार का शरीर होता है उस आकार में वो आत्मा के प्रदेश फैल जाए। जैसे गुब्बारा है, इतना सा दिखता है पिचका हुआ, अब वो फैलने की ताकत कितनी उसमें इतनी, अब हम पूरी ताकत वाला फुलाएं इतना तो इतने में वो फूलेगा। कभी कभी हमें दम कम होता है फुलाने का तो हम इतना से ही फुला के छोड़ देते हैं, तो जितना वो फूलेगा उतने में उसके वो स्ट्रेच हो जाएंगे। रबड़ है, जितना हम खींचते हैं उतना वो स्ट्रेच हो जाता है, जितना कम खींचते हैं। ऐसे आत्मा के प्रदेशों में मतलब संकोच विस्तार की, स्ट्रेच होने की ताकत है। चींटी के कोई अंग कटता है तो आत्मा के प्रदेश तुरंत उस अंग से बाहर और के अंदर पूरे शरीर में आ जाते हैं। हाँ, तुरंत नहीं, उसमें रहते हैं थोड़ी देर, थोड़ी देर। हाँ, आत्मा के प्रदेश जैसे ही कोई अंग कटा तो आत्मा के प्रदेश वहां से, जैसे ये हाथ कट गया यहाँ से तो ये कट के अलग हुआ, तो जहां ये हाथ गिरा है ना तो कुछ समय समझ लो अंतर्मुख, तो वो अंतर्मुख बड़ा छोटा कैसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है दूरी पर, वो आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं वहां से वहां तक, उसको समुद्घात बोलते हैं। तो वो आत्मा के प्रदेश वहां से वहां तक फैल जाते हैं। अब अगर हम उस निश्चित टाइम पीरियड में उसको वापस से यूं टच करके और ले आए साथ में और फिर उसको ऑपरेट कर दें, हाँ, तो वो आत्मा के प्रदेश उसमें जुड़ भी सकते हैं। और अब हमने 1-2 घंटे तक पड़ा रखा तो फिर क्या होगा, जो बड़ा पार्ट है, बड़ा पार्ट तो ये है ना, ये तो छोटा है, तो वो आत्मा के प्रदेश वापस सिकुड़ के इस मूल शरीर में, बड़े वाला जो मूल शरीर बचा है उसमें आ जाएंगे और वो अजीब हो जाएगा, फिर वो हाथ कट जाएगा, बेकार हो जाएगा। हाँ, वही तो, जितनी
वो जितनी छिपकली की पूंछ देखी होगी बहुत लोगों ने, वो कट जाती है कभी, अपन इधर उधर उसको भगाते हैं और वो किसी चीज से कट जाए तो काफी देर तक वो पूंछ तड़पती रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा के प्रदेशों की कंटिन्यूटी है। जब तक वो कंटिन्यूटी बनी रहती है तब तक वो तड़पती है, और जब वो आत्मा के प्रदेश सिकड़ के मूल शरीर में आ जाते हैं फिर वो अजीब हो जाती है, फिर नहीं। ब्रेन में ये काम नहीं करता क्या? ब्रेन में भी ऐसे होते होंगे? हाँ, सब जगह आत्मा के ब्रेन का अपन कहते हैं ना एज के अकॉर्डिंग मेमोरी लॉस, तो वो सब मेमोरी लॉस और वो सारा काम भावेंद्रिय का है, वो हमारे ज्ञान का, हमारा ज्ञान का क्षयोपशम कैसा कम ज्यादा है। अभी हमने भाव पढ़ लिए, क्षयोपशमिक ज्ञान पढ़ लिया, ज्ञान हमारा कैसा है अभी क्षयोपशमिक है। कर्म के क्षयोपशम के अनुसार कम या ज्यादा होता है, कर्म का क्षयोपशम ज्यादा है तो ज्ञान कैसा होगा? ज्यादा होगा। कर्म का क्षयोपशम ज्यादा है मतलब कर्म का उदय कम है, क्षयोपशम ज्यादा है। देशघाती प्रकृतियों का उदय, सर्वघाती प्रकृतियों का उदय कम है, वो दबी हुई है ना। क्या है क्षयोपशम की परिभाषा? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उद्याभावी क्षय और उन्हीं का उपशम, वर्तमानकालीन भविष्यकालीन भविष्यकालीन उपशम और देशघाती स्पर्धकों का वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। तो जो सर्वघाती थे उनका उदयभावी क्षय है, उनका उपशम है, सर्वघाती नहीं है, खाली देशघाती का उदय आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे कर्म का उदय कम है। देशघाती मतलब हल्की है, देशघाती का मतलब है हल्की है, उनका कम उदय आ रहा है। तो हमारे ज्ञान का क्षयोपशम ज्यादा हो रहा है तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। वृद्धावस्था आने तक क्या होता है कि वो ज्ञान का क्षयोपशम कम होने लगता है। क्यों होने लगता है? उसके भी कारण है कि देखो बचपन में जब वो तो एक अलग है अपनी जो वो डॉक्टर्स अपनी भाषा में कहेंगे ना। यहाँ तो समझ लीजिए असली कारण बताए जा रहे हैं, निमित्त भी अंतरंग अलग अलग। टिश्यू तो पुद्गल है, शरीर वो तो मैंने मतलब पहले भी अपन ने देखा है कषायों के साथ ज्ञान का संबंध है। बचपन है, अभी नया नया जन्म हुआ है, ज्यादा कषाएं उतनी है नहीं, तो ज्ञान का उभाड़, ज्ञान का विकास, याददाश्त वो ज्यादा होती है, इसीलिए बचपन में जल्दी याद होता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, कषाएं बढ़ती जाती हैं, इधर की उधर की दुनिया भर की बातें और वो सारा भरा होता है, तो कषाएं बढ़ने से ज्ञान कम होता है, कषाएं कम होने से ज्ञान बढ़ता है। तो कहाँ कम होती है? कहाँ कम होती है? किसी की प्रकट होती है, किसी की अप्रकट होती है, लेकिन अंदर ये जो मेमोरी है ना, ये पूरी भरी होती है सारी बुरी तरह से। और जिनकी ये खाली होती है, तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बुढ़ापे में, जिनकी ये पुरानी बातें बेकार की दुनियादारी की खाली होती हैं, तो उनका बुढ़ापे में भी ज्ञान का विकास होता है। हाँ, तो वो इसलिए आजकल नहीं है, तो हर जमाने की ऐसी स्थिति है कि वो। चलिए, ये समझ में आ गई निवृत्ति, बाह्य निवृत्ति और आभ्यंतर निवृत्ति। अब देखिए उपकरण। उपकरण किसे कहते हैं? जो निवृत्ति का उपकार करे वह उपकरण। उपकरण का मतलब है सहायक। उपवर्ड होता है वो सहायक के अर्थ में यूज होता है। जो वो यहाँ होगी, किताब रखिएगी। जो निवृत्ति का उपकार करे, उपमंत्री, उप का मतलब होता है सहायक, उपनगर मतलब वो पास का है, सहायता करने वाला है। तो 112 पेज है अंशिका। जो निवृत्ति का उपकार करे, ये उपकरण है। हमारी निवृत्ति तो है एक्चुअल इंद्रिय, अंदर जो रचना है आत्मा के प्रदेशों की भी और शरीर की भी, वो तो एक्चुअल रचना है। अब उसकी जो सहायता करता है, मतलब उसका उपकार करता है, मतलब उसकी रक्षा करता है, क्योंकि वो एक्चुअल इंद्रिय खुली डायरेक्ट ऐसे ही हो, वो जो रेटिना हो डायरेक्टली, हाँ डायरेक्ट रेटिना हो तो कुछ भी लगेगा, रेटिना पे लग जाएगा तो गई आपकी तो आंख सीधी। इसलिए वो जो रेटिना की रक्षा करते हैं, ये जरा सा कुछ आता है, एक तेज हवा भी आती है तो ये सबसे पहले ढक्कन बंद हो जाता है, ये आपको रोकने की कोशिश करती है। कुछ भी आएगा तो ये पहले बंद करने की कोशिश करती। ये हमारी जो एक्चुअल अंदर निवृत्ति है, आत्मा के प्रदेशों की रचना और जो शरीर की रचना, उनकी ये सहायता करती है, उनकी रक्षा करती है, इसलिए इसका नाम है उपकरण। अभी उपकरण भी दो टाइप के हैं, बाह्य उपकरण और आभ्यंतर। निवृत्ति दो टाइप की थी,
हाँ, निवृत्ति दो प्रकार की देखी थी, बाह्य निवृत्ति और अभ्यंतर निवृत्ति। और उपकरण भी दो प्रकार के हैं, बाह्य उपकरण और अभ्यंतर उपकरण। देखिए, वह उपकरण भी निवृत्ति के समान दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण। जिस प्रकार चक्षु इंद्रिय में जो काला व सफेद मंडल गट्टा है वह अभ्यंतर उपकरण है और पलक वगैरह बाह्य उपकरण है। ये चक्षु इंद्रिय में ही समझाया गया है, चक्षु इंद्रिय ही समझ में आती है जल्दी से अपने को। हाँ, कान नाक की चीजें इतनी जल्दी से दिखती नहीं है। अब इस स्पर्श में बाह्य उपकरण और अभ्यंतर उपकरण अपन ऐसे पता लगता है, इसमें उपकरण को अपन नहीं बता सकते, जैसे रोम वगैरह हैं, बताने के लिए कह रही हूँ मैं यहाँ लिखने में। जैसे अब अपन ये रोमों को, बाल जो हैं छोटे वाले, उनको कह सकते हैं बाह्य उपकरण है स्पर्श इंद्रिय में। कोई भी चीज डायरेक्ट, मतलब ये जो अपने बाल हैं कहते हैं ना, त्वचा की रक्षा करते हैं थोड़ा बहुत, जैसे भी उस हिसाब से। आंख में क्या है, बाह्य उपकरण और अभ्यंतर उपकरण। ये पलक, ये जो पलक है, ये भौहें हैं, ये तो बाहरी उपकरण है, इससे भी आंखों की थोड़ी बचत होती है। और ये जो सफेद और काला जिसे हम आंख समझ रहे हैं, अंदर जो बड़ा ये दिख रहा है, ये अभ्यंतर उपकरण है। वो ये जो एक्चुअल में मतलब उपकरण जो है वो अंदर से ये जो हमारा रेटिना है उसकी ये सुरक्षा कर रहे हैं, बड़ी वाली जो आंख है। और उस अभ्यंतर उपकरण की भी सुरक्षा ये पलक, सबसे पहले तो ये आती ना, कुछ भी आंख में पड़े उससे पहले मैं ऐसे बोलते ना, मेरे ऊपर से गुजरना पड़ेगा, ये पहले बोलेगी कि मैं आऊंगी पहले आगे, पहले मुझे भेद के, मुझे चीर के फिर अंदर जाना पड़ेगा। तो ये पलक हैं, ये जो आई लैशेज वाले हैं और ये जो आईब्रोज हैं, ये सब है आंख के बाह्य उपकरण। और ये जो अंदर काली सफेद दिखती है ये है अभ्यंतर उपकरण। इसी तरह नाक में भी ये तो मोटा मोटा जो दिख रहा है बाह्य उपकरण है। अंदर समझ लो, अंदर भी नाक के अंदर रोम वगैरह जो हैं वो अभ्यंतर उपकरण समझ सकते हैं। और उसके अंदर जो रचनाएं हैं वो निवृत्ति। कान में भी ये कान में भी ये जो कान जिसे हम कह रहे हैं ये सब उपकरण है, ये जिसे हम कह रहे हैं ये सब उपकरण है। अंदर जो इंद्रिय है वो अलग, डॉक्टर्स भी जिसे पकड़ते हैं ये कोई कान नहीं है, वो जो अंदर जो हाँ कान का पर्दा कनपट्टी जो भी है वो अंदर वो इंद्रिय। आजकल तो वो बैन हो गया, वो भी नहीं पकड़ सकते। चलिए, समझ में आ गई ये बात। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों पर भी समझ लेना चाहिए। अब भावेंद्रियां, वापस से ऊपर आ जाइए, जो अपन ने एक लाइन छोड़ी है ऊपर, जो सेकंड पैरा है ना ऊपर वाला। तथा शयोक्षम विशेष से होने वाला आत्मा का ज्ञान दर्शन रूप परिणाम भावेंद्र। ये द्रव्येंद्रिय की बात पूरी हुई। द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं? इसी पेज पे था, 112 पेज पे ऊपर जहाँ बोल्ड वाला था ना, सेकंड पैरा। तात्पर्य वाले से नीचे जो अपन ने पहले अभी इंद्रियाकार पुद्गल और आत्म प्रदेशों की रचना द्रव्येंद्रिय है, ये अपन ने पढ़ा था। अब भावेंद्रिय रह गई थी ना अपनी, तो भावेंद्रिय के लिए वापस यहाँ है। क्षयोपशम विशेष से होने वाला आत्मा का ज्ञान दर्शन रूप परिणाम वो भावेंद्रिय है। द्रव्येंद्रिय तो क्या था? शरीर की रचना और आत्म प्रदेशों की रचना, इंद्रियाकार पुद्गल की रचना और आत्म प्रदेशों की रचना। याद हो गई कि नहीं दो शब्द? इंद्रियाकार पुद्गल और आत्म प्रदेशों की रचना ये द्रव्येंद्रिय है। और भावेंद्रिय क्या है? क्षयोपशम विशेष से होने वाला आत्मा का ज्ञान दर्शन, यानी ये क्षयोपशमी ज्ञान ज्ञान दर्शन, ये जो तीन चीजें थी ना, ये सब भावेंद्रिय में जाएंगी। क्षयोपशमिक ज्ञान हो, सम्यक दृष्टि तो ज्ञान है, मिथ्या दृष्टि तो अज्ञान है और दर्शन है सभी की। तो क्षयोपशमिक ज्ञान अज्ञान जो भी दर्शन है, तो क्षयोपशम विशेष से होने वाला आत्मा का ज्ञान दर्शन रूप परिणाम। बोलिए, क्षयोपशम विशेष से होने वाला आत्मा का ज्ञान दर्शन रूप परिणाम भावेंद्रिय है। अभी भावेंद्रिय के दो भेद हैं, सूत्र देखिए पीछे। लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम, लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम। भावेंद्रिय के दो भेद हैं, एक लब्धि, क्षयोपशम विशेष से लिया है, जैसे क्षम या क्षय दूसरे वाले इंद्रिय को भी
उपशम ज्ञान और दर्शन का उपशम उपशम तो होगा ही नहीं, और शायिक ज्ञान और शायिक दर्शन होगा, वो इंद्रियों के बिना का होता है, वो तो केवल ज्ञानी भगवान के होगा। और ज्ञान और दर्शन का उपशम होता ही नहीं, क्षय उपशम नहीं होता है। इसलिए अब ये जो अपन ये 5 भाव अगर बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रहेंगे ना, ये याद रहेंगे, ये बहुत जगह अपने को ऐसे काम आएंगे। अभी अपने को ये ध्यान हो कि ज्ञान और दर्शन का उपशम होता ही नहीं है, तो ये प्रश्न ही नहीं उठेगा अपने आप ही कि इनका उपशम और क्षय लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। ये पढ़ते रहना है। मैं कभी भी अचानक से पूछ लूंगी आपसे भाव, पढ़ते रहना। जब भी आपको छुट्टियां मिलती हैं आप अपना वो नोट्स उठा के पढ़िए। वो नोट्स इसीलिए हैं कि जब जिस दिन छुट्टी होती है, छुट्टी के दिन हमको 1 घंटे की जगह कम से कम 15 मिनट तो पढ़ लें। ये नियम हम लें हमेशा। लेकिन आंटी फिर भी बेकार नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, पढ़ा हुआ रिवाइज तो हो जाता है। अब नहीं कुछ करने से तो अच्छा है कि कर लें कुछ, तो कम से कम 15 मिनट छुट्टी के दिन का तो नियम रखें कि 1 घंटा की क्लास होती तो हम 15 मिनट तो बैठ के उसको पढ़ लें। 15 मिनट में आप पढ़ सकेंगे 2 4 5 पेज आराम से। रीडिंग करनी है तो वो आपको याद आ जाएगा रीडिंग करने से, तो आपका मेंटेन रहेगा, नहीं तो फिर गया। देखिए मेरा टाइम हो रहा है, ये ले लेते हैं फटाफट से। ज्ञान ये हो गया लब्धि और उपयोग। अब लब्धि किसे कहते हैं, वापस से ये नीचे आ जाइए, लास्ट की 2 लाइनें, लास्ट की 2 लाइनें। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम विशेष को लब्धि कहते हैं। लब्धि का शब्द अर्थ होता है प्राप्ति, लब्धि बोलते हैं। तो हमें कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है, कैसे प्राप्त होगा, कि जितना ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा। ये करने से नहीं, ये तो अब ये कैसे होता है ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, तो कर्मों में हो रहा है क्षयोपशम तो। लेकिन वो कर्मों का क्षयोपशम हुआ कैसे, कि वो हमारे परिणामों के निमित्त से, और ये परिणाम हमने किए थे इस भव में, पिछले भवों में। तो ये ज्ञानावरण कर्म कैसे बंधता है, दर्शनावरण कर्म कैसे बंधता है, इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा 6ठे अध्याय का, कैसे बंधता है। तो ये ज्ञान की विराधना से ज्ञानावरण कर्म बंधता है। अब हम ज्ञान की, ठीक है बाबा चलने दो, अब ये तो बोलने के बहुत तरह की बातें हैं इसमें, और ये कैसे बनता है इसकी डिटेल में चर्चा अपन वहां करेंगे। तो हम उस समय तो हमें पता नहीं चलता, उन परिणामों से हमारे ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म बंधा। अब जब बंधता है कर्म तो उदय में आएगा। जो हम टिफिन में बांध के लाएंगे, पिकनिक पे जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, वही तो खुलेगा। अब कोई सोचे इनके तो टिफिन में लड्डू पड़े निकल रहे हैं, मेरे तो सूखी सूखी रोटी निकल रही है। तुम जो बांध के लाए हो वही निकलेगा। तुम अपने घर से ये लाए हो, तुमने पिछले भाव में ऐसे परिणाम किए, मुझे तो कुछ याद नहीं होता, मुझे कुछ याद नहीं होता, इनको एक बार में ही पढ़ते ही याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पिछले भाव में ज्ञान की आराधना की थी, ज्ञानावरण कर्म का बंध तीव्र नहीं किया, और हमने ज्ञान की, ज्ञानियों की विराधना की, तो ज्ञानावरण कर्म का तीव्र बंध हुआ। तो जैसा हम बांधेंगे वैसा उदय में आता है। तो ज्ञानावरण कर्म का जिसके जितना क्षयोपशम है, जिसने जैसे जैसे परिणाम किए थे उस अनुसार कर्म बंधा और उस अनुसार उदय में आया। तो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के अनुसार ये जो ज्ञान प्रकट हुआ उसे बोलते हैं लब्धि। अब क्या करें, हमारा तो पिछले भाव का बंध गया, अब तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया ना, इस भाव में भी हम उसको कर्मों में तो ऐसे क्या, कर्म बहुत एडजस्टेबल हैं, मतलब उनको ज्यादा अहंकार नहीं है। वो अभी बंध गए, फिर आप थोड़ा सा भी कुछ करोगे, समझ लो माफी, तो वो जल्दी से माफ कर देते हैं। मतलब उनमें चेंजेस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। ज्ञानावरण कर्म बंध गया, उदय में भी आ रहा है, कोई बात नहीं, अब ज्ञान की आराधना करो, अब कषायों की मंदता करो, बदल जाएगा, तुरंत बदल जाएगा। इसलिए कषायों के अभी बताया था ना, कषाय कम तो ज्ञान ज्यादा, कषाय ज्यादा तो ज्ञान। तो अब हम कषाय मंद करें, ज्ञान की आराधना करें, कैसा भी ज्ञानावरण कर्म का उदय होगा, कषायों की मंदता होने से, ज्ञान की आराधना करने से, ज्ञानियों का बहुमान करने से वो ज्ञानावरण कर्म अपने आप मंद होता है, तो क्षयोपशम उसका बढ़ता है। तो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम विशेष को लब्धि कहते हैं। जिस इंद्रिय संबंधी जितना हमारे ज्ञान का उगाड़ है वो हमारे को लब्धि है। अब हम 5 इंद्रिय हैं, पंचेंद्रिय हैं, हम सैनी पंचेंद्रिय हैं, तो हमको उतना उतना जानने की शक्ति जो मिली हुई है, या लब्धि को हम शक्ति भी कह सकते हैं, कि हमको जितना जानने की, ये 5 इंद्रियां हमारी लब्धि हैं, शक्ति हैं, वो कहलाती है लब्धि। और लब्धि के अनुसार आत्मा का जो परिणमन होता है उसे
उपयोग। जैसे कि समझ लीजिए हमारे बैंक में बैलेंस है 5 करोड़ रुपए का, तो 5 करोड़ रुपए तो हमारी क्या हो गई, लब्धि, लेकिन जेब में कितने हैं अभी, 500 रुपए। तो कितनी सब्जी लेने जाना है, 500 तो 500 जितने हैं आप उतने ले लो। अभी तो चलो सब्जी वाले जान पहचान वाले हो जाते हैं तो दे भी देते हैं, कहीं ऐसी जगह गए दुकानदार जानकार नहीं है, कितना खरीद सकेंगे अपन, जितना जेब में। तो अभी जितना यूज में आ रहा है वो कहलाएगा उपयोग, और जितना हमारे स्टोर में पड़ा है वो सब कहलाएगा। वैसे हमको 5 भाषाओं का ज्ञान है, लेकिन 5 भाषा एक साथ तो यूज में आती नहीं है, तो 5 भाषाओं का ज्ञान तो कहलाएगा लब्धि। 5 इंद्रियों का ज्ञान 5 इंद्रियों से जान सकते हैं, ये है हमारा लब्धि। लेकिन अभी हम कर्ण इंद्रिय को यूज ले रहे हैं, नेत्र इंद्रिय को यूज ले रहे हैं, तो ये हो गया हमारा उपयोग। ये लब्धि और उपयोग ये भाव इंद्रियां हैं। इस तरह से ये बात हुई है। थोड़ा सा और कल आप लोग आना चाहेंगे?